नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज देने वाली हल्दी की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। पपीता की खेती से किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी। हल्दी की खेती राज्य के कई जिलों में की जाती है और जो किसान इस समय हल्दी की बुआई करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो हल्दी की उन्नत किस्मों के चयन के साथ बुआई वैज्ञानिक तकनीक से करें, तभी इस फसल से भरपूर उत्पादन मिलेगा। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र झंझारपुर के डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई, ये जो हल्दी की खेती होती है, हमारे किसान भाई आप देख रहे हैं कि हमारे बिहार में खास करके 15 मई से और अंतिम मई तक इसकी खेती करते हैं। और ख़ास करके हमारे बिहार में किसान भाई पूरा मई, समझिए कि फर्स्ट वीक मई से लेके अंतिम वीक मई तक इसकी खेती, हल्दी की खेती करते हैं और इसका काफ़ी मुनाफा उनको मिलता है। हल्दी की खेती आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ किसान करते हैं, बलुई दोमट, हल्की दोमट या ऊंची भूमि, जो बलुई दोमट हो या हल्की दोमट हो, तो ये जो ऊपरी भूमि जहाँ जल निकास की अच्छी सुविधा हो वहाँ पर इसकी खेती अच्छी होती है। खेत की गहरी जुताई के 20 से 25 दिन बाद खेत में नमी नहीं रहती है, इसलिए हल्दी की बुआई के लिए खेत तैयार करने से पहले खेत में पलेवा कर दें। इसके बाद उचित नमी आने पर हल्दी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। खेत का तैयारी करते हैं तो किसान भाई खेत की अच्छी से तैयारी कर लें, 2-3 जुताई करें पाटा के साथ, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। खेत तैयारी के समय भी आप ध्यान रखेंगे, जब हल्दी की खेती करते हैं तो उस समय कंपोस्ट 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का अगर आप रखते हैं और उर्वरक नेत्रजन फास्फोरस जब आप देते हैं तो नेत्रजन खास करके 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर और जहां पोटास की जरूरत होती है, पोटास 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर अगर आप खेत तैयारी करने के समय देते हैं तो आपको अच्छी उपज होगी। इसमें हमारे खास करके किसान भाई हमारे बिहार के जो हमारे यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा समस्तीपुर में है, वहाँ से 2 प्रभेद का विकास हुआ है, जो राजेंद्र सोनिया और राजेंद्र सोनाली है। जब आप किसान भाई राजेंद्र सोनिया का 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता है और वहीं जब राजेंद्र सोनाली का प्रभेद लगाते हैं तो 500 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन क्षमता है। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 18 से 20 कुंतल कंदों की जरूरत पड़ती है, जिसे प्राप्त करने के लिए जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें। इसके अलावा बहुत से किसान बीज के लिए हल्दी के कंदों का स्टोर भी करते हैं, अतः ऐसे किसानों से भी बीज के लिए हल्दी के कंद प्राप्त कर सकते हैं। कंद आप जहां से भी प्राप्त करें, खड़ी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कंदों का उपचार जरूर करें। और इसमें किसान भाई आप जान लें कि इसके पहले आपको बीज उपचार अति आवश्यक है। 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 और 1 ग्राम बेविस्टी यानी कार्बनडाजिम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर उसको बीज को प्रकंद जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं हल्दी की खेती के लिए, जो आप खेत में लगाएंगे, उसको आधा घंटा कम से कम डुबो कर रख दें।
उसके बाद आप निकाल के छाया में उसको सुखा लें। उसके बाद आप कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी या प्रखंड से प्रखंड की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी रख के 5 से 6 सेंटीमीटर जमीन के नीचे आप इसको लगाएं। जब लगा देते हैं किसान भाई, बुआई आप जब हल्दी की कर देते हैं तो उसमें एक झपनी पद्धति आप इसको ध्यान रखें। बुआई के बाद शीशम की हरी पत्ती से 5 से 6 सेंटीमीटर या जितना संभव हो उस पत्ती से अगर आप ढक देंगे तो देखेंगे कि अंकुरन क्षमता जो बीज का है वो अच्छी होती है। और जब अंकुरन क्षमता अच्छी होगी तो आप देखेंगे कि उसका विकास भी और खास करके बढ़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य के कई किसान पपीते की खेती करते हैं और जैसा अभी इसकी नर्सरी तैयारी का उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान इसका नया बाग लगाना चाहते हैं वो इसका स्वस्थ बिचड़ा तैयार करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन करके बुआई कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहरनी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं या आजकल जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रे, पपीता का पोर्ट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोर्ट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोर्ट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोर्ट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोर्ट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम
लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप प्रति पॉलीथीन या प्रति पोर्ट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियां की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। और इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोर्ट्रे को वहाँ से हटा दीजिए ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे। और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप बाविस्टिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्रदेश के जो किसान मछली पालन से जुड़े हैं वो अभी अपने पुराने तालाबों को दुरुस्त करें, क्योंकि तालाबों में वर्षा के जल के साथ मिट्टी बहकर इकट्ठा होती रहती है, जिससे तालाब की जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है लगभग 2 से 3 महीने में। तो उसके पहले जो भी सीजनल तालाब जो कि सूख जाते हैं या फिर नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी है तो अच्छा होगा कि उसको सुखाकर और उस पे नीचे में जो ब्लैक सॉइल जो गंदगी जमी रहती है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अच्छे से मत्स्य पालन करना चाह रहे हैं तो। क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होता है उसमें इतने ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं, इतने टॉक्सिक पदार्थ होते हैं कि उनको अगर निकाल लिया जाए तब हमारे नीचे से जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लैक सॉइल ऊपर में जमा हुआ है, अगर हम इसको इस पूरे पोर्शन को एक लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर काट कर हटा दें तो उसके बाद जो नीचे से जो हमारा न्यूट्रिएंट रहेगा उसका ऊपर की तरफ आना ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि हमारा जब पानी के बाद जब हम खाद डालेंगे तो हमारा जो भी न्यूट्रिएंट ऊपर आएगा हमारे तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी, प्लैंकटन का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और हमें अच्छी खासी मछलियाँ का जो ग्रोथ मिलता है वो ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। कुछ दिनों तक तालाब को सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद खाद और जरूरी उर्वरकों का प्रयोग करें। नए या पुराने तालाबों के प्रबंधन के बाद जून महीने में 90 से 100 क्विंटल गोबर की खाद और 2.5 क्विंटल चूना मिलाकर तालाब में आधा मीटर पानी भरें और 10 दिन तक छोड़ दें, जिससे तालाब में रासायनिक क्रियाएं हों और उचित मात्रा में तालाब में प्राकृतिक आहार बन सके। उसके बाद तालाब में आवश्यकता के अनुसार 5 से 6 फीट तक पानी भर दें और मत्स्य बीज संचयन का कार्य शुरू करें। इस व्यवसाय से अधिक लाभ के लिए कार्प मछलियों की 3 या 6 प्रजातियों का पालन करें।
इसलिए अच्छा होगा कि तालाब का रिनोवेशन कराएं। साथ ही साथ अगर आपके तालाब में कॉमन कार्प डाला हुआ है पहले से, तो ये देखिए हमारे चारों तरफ जो डाइक है वो डाइक पूरी तरह टूटी हुई है। ये इसका कारण केवल और केवल ये कॉमन कार्प का पालन करना होता है, जिसके कारण कि हमारा जो डाइक होता है वो उसकी प्रवृत्ति होती है कॉमन कार्प की कि वो छेद करती है और छेद करते करते डाइक को ढीला कर देती है और एक बार ही पूरा के पूरा डाइक ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो अच्छा होगा कि कॉमन कार्प का पालन कम से कम करें और इस तरह का जब आपके तालाब में हो जाए तो उस तालाब में साइड से पूरा का पूरा जो मिट्टी है उसको हटाकर फिर से तालाब की रीशेपिंग करें, जिससे कि आपको बाद में मछली को जब निकाला जाएगा तो उसमें निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा का सारा मछली का हार्वेस्टिंग आप अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही साथ तालाब की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तालाबों के किनारों पर अगर आप पेड़ लगाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि ऊंचे आकार वाले पेड़ उत्तर दिशा में ही हों और पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में छोटे पौधे लगाएं जिसकी ऊंचाई 10 फीट से अधिक ना हो। बारिश के मौसम से पहले अपने तालाब के ऊपरी लेयर जो 10 से 20 सेंटीमीटर का लेयर है ब्लैक सॉइल, उसको हटाने का और साथ में अपने डाइक के निर्माण का अति आवश्यक है कि जल्द से जल्द आप उसको पूरा कर लें। इसके साथ ही साथ अगर आप डाइक का निर्माण सही से कर लेते हैं तो आपको आगे जो खाद का जो मात्रा होगी वो भी आपको कम लगेगी, क्योंकि हमारा ब्लैक सॉइल हट गया है और नीचे से न्यूट्रिएंट ज़्यादा आ रही है, तो हमें खाद की मात्रा कम से कम लगेगी और आपका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा और कम लागत में ज़्यादा होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव खानपुर, जिला भागलपुर से आशीष कुमार ने। आप समेकित खेती करना चाहते हैं और इस विषय पर जानकारी चाहिए है, तो आशीष जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। समेकित कृषि आज के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर हमारे जो ज़मीन उपलब्ध है किसानों के लिए वह बहुत कम होती चली जा रही है। जहाँ तक समेकित कृषि की बात है, यह एक मिश्रित खेती है जिसमें हम सभी जानते हैं कि किसी एक ही उपादान को लेकर के हम अधिक से अधिक अन्न उत्पादन नहीं कर सकते जब तक कि हमको इसमें मिश्रण नहीं करना पड़ेगा। समेकित कृषि में इसी बात का ध्यान रखा जाता है। किसान भाइयों, प्राकृतिक आपदाओं और सीमित कृषि संसाधनों के कारण आज किसान खेती से दूर होता जा रहा है, लेकिन यदि किसान खेती को समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हुए करे तो वो इससे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुँचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। यदि हम कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उस फसल का जो हमारा बाई प्रोडक्ट आ रहा है या जो उसका अवशेष आ रहा है उसका किस तरह से हम उपयोग दूसरे उपादान में कर सकें। जैसे कि हम धान उगाते हैं, धान उगाने से हमारा पुआल होता है, तो पुआल का उपयोग हम चारा के रूप में हम मवेशियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मवेशियों से जो गोबर आता है उसको हम खेत में डाल सकते हैं। तो ये एक चक्र रूप में हुआ। तो इस तरह से किसी भी पदार्थ का हमारा वेस्ट नहीं हुआ, बेकार नहीं हुआ। तो ये हमारा कृषि समेकित कृषि कहलाता है। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र के बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, आइए जानते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं हमारे झारखंड की ज़मीन जो है ऊंची नीची है और यहाँ पर समेकित कृषि के बहुत प्रचुर संभावना है। हम विविध तरह के उपादानों का हम सम्मिश्रण करके हम अधिक से अधिक आय कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अपलैंड यानी ऊपर वाली भूमि है, मध्यम भूमि है, लोअर भूमि है, निचली भूमि है।
तो इससे हम अलग अलग व्यवसाय की बात सोच सकते हैं। जैसे ऊपर वाली भूमि है तो वहाँ पर हम मधुमक्खी पालन, कुछ फल के बागान या सब्जी की पोषण वाटिका हम बना सकते हैं। मधुमक्खी पालन का भी कर सकते हैं, मशरूम का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब ये मध्यम भूमि है, मध्यम भूमि में हम जो अधिक जल का थोड़ा सा उपलब्धता होती है तो वहाँ पर धान, गेहूँ, मक्का, धान और इस तरह की फसलें ले सकते हैं। लेकिन और निचले चले जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग जो पानी हमारे क्षेत्र में होता है उसको इकट्ठा करके उसको तालाब बना सकते हैं और उसको अन्य फसल को हम उसको सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उस तालाब में हम मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कई विविध तरह के हम व्यवसायों को अपने एक ही क्षेत्र में ले रहे हैं। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अभी किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा सलाह दूंगा कि किस तरह से हमारी समेकित कृषि हमारे बदलते हुए वातावरण या जलवायु को किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी जैसे आप जान रहे हैं, पूर्व में घोषणा हुई थी कि इस बार हमारा मानसून बहुत अच्छा होगा, मानसून की वर्षा बहुत अच्छी होगी, लेकिन शुरू में तो ठीक हुआ, लेकिन फिर इधर 10-12-15 दिन का जो गैप आ गया तो उससे किसानों को बहुत बड़ी निराशा हुई। तो ऐसे समय में अब किसान भाई यदि समेकित कृषि करते तो कुछ उपाय वो अपने, जैसे कि पोषण वाटिका में अगर सब्जी की बात करते हैं, लतर वाली जैसे सेम है, चाहे लौकी है या हमारी कुकुरबिट प्रजाति की नेनुआ, झिंगी, करेला इत्यादि को भी अगर वो लगाते तो इसका उनको लाभ अवश्य मिलता। तो मैं हमेशा कहूँगा कि किसान भाई दोनों परिस्थितियों में एक प्लानिंग करें। यदि हमारा नॉर्मल रेनफॉल हो रहा है, नॉर्मल वर्षा हो रही है तो उसमें हमको क्या करना है, और यदि हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है तो उस कंटिजेंट प्लान में हमको क्या करना है, क्योंकि एक बुद्धिमान किसान जो है वह कभी भी मौसम की मार से हार नहीं खाएगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सब्जी वर्गीय फसलों में सफेद मक्खी कीट की करे रोकथाम। दुधारू पशुओं के लिए घर पर भी उगाए पौष्टिक हरा चारा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।